द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज सतना मध्य प्रदेश से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज। ऋषि, आज हम बात करेंगे साइंस की और स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। उसके बाद बात करेंगे ब्रीफली बिग बैंग की। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का पाकिस्तान में काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं। आपके इल्म में होगा कि यूनाइटेड इंडिया में एक पोइट थे अकबर इलाहाबादी, वो बहुत मजाक उड़ाया करते थे इस थ्योरी का। तो अब भी बहुत सारे हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं हम पढ़ा तो रहे हैं, जैसे जो जो टीचर्स हैं, लेकिन हम इसको मानते नहीं हैं। बहुत कम होंगे जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे। और इक्का दुक्का ऐसे भी हैं जो इस्लाम की रोशनी में इसको जस्टिफाई करते भी नजर आएंगे। देर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन ऑन दिस इशू, लेकिन मेजोरिटी ऐसी है जो इसको नहीं मानते। तो इंडिया में क्या एटीट्यूड्स हैं और जदीद साइंस जो है, मॉडर्न साइंस क्या कहती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुगालता ये दिया जाता है, इट इज जस्ट अ थ्योरी। और ये जो बात है ना, ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी की थी। हालांकि आपके इल्म में है कि साइंस में थ्योरी का वो मतलब नहीं है जो हम एवरीडे इंग्लिश में लेते हैं। इट इज माई थ्योरी, वो उस सेंस में थ्योरी साइंस में नहीं होती। और साइंस में थ्योरी इज मच मोर सॉलिड थिंग देन जो हम आम गुफ्तगू में थ्योरी कहते हैं। तो प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ये काफ़ी लाइक मिसअंडरस्टूड है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, स्पेशली पाकिस्तान में। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो फाउंडेशन है एक तरह से मॉडर्न बायोलॉजी की, मॉडर्न बायोलॉजिकल स्टडीज़ की। सो लाइक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में ये कहा जाता है, स्पेशली डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों की तरफ से, कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, जो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये लॉ नहीं है। तो वो ये ऐसा तस्वुर पेश करते हैं कि साइंस में लॉ जो है वो तो क्रेडिबल होता है, पर थ्योरी उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, और थ्योरी वो लाइक बस किसी साइंटिस्ट का गेस वर्क है। जबकि जो है इस तरह की सोच दिखाती है कि आपको मतलब साइंस के बारे के बेसिक्स के बारे में भी नहीं पता है। साइंस में ऐसे वर्क नहीं करता है। साइंस में जो दो टर्म्स होते हैं, थ्योरी एंड लॉ, तो थ्योरी भी उतनी ही क्रेडिबल होती है जितना कि कोई लॉ क्रेडिबल होता है। तो अब इसके हम डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी और लॉ में डिफरेंस क्या है। सो थ्योरी एंड लॉ में बेसिक डिफरेंस ये है कि मतलब लाइक थ्योरी एक्सप्लेन्स कि जैसे नेचर में कोई फिनोमेना हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी होती है कि कोई चीज जो है वो कैसे हो रही है और क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉ होता है। सो लॉ मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक लाइन का कोई मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। और थ्योरी जो है उस फिनोमेना का एक्सप्लेनेशन होती है कि कोई मतलब चीज अगर हम देख रहे हैं, मसलन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी को वो एक्सप्लेन करती है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। बट अगर हम जो है लॉ की बात करें तो लॉ यूजुअली मोस्ट ऑफ 95% ऑफ द लॉज वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि क्या हो रहा है। सो इन शॉर्ट, थ्योरी मीन्स कोई चीज जो है कैसे हो रही है, एंड लॉ मीन्स क्या हो रहा है। तो ये डिफरेंस है थ्योरी और लॉ के बीच। और ये कहा जाता है कि बहुत सारी थ्योरीज जो है वो गलत साबित हुई हैं। तो साइंस में ऐसा भी नहीं है कि कोई थ्योरी गलत मतलब पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। मोस्टली थ्योरीज साइंस में वो रिफाइंड होती हैं और वो एनरिच्ड होती हैं, वो और बेटर बनती हैं। इन द सेम वे कई सारे लॉज हैं, वो भी जो है अब गलत साबित हो चुके हैं, या मतलब वो रिफाइंड हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि लॉ साइंस में हमेशा वही का वही रहेगा। लॉ भी जो है अंडर सर्टेन कंडीशंस जो है वो रिफाइन होते हैं, वो इम्प्रूव होते हैं, एनरिच होते हैं, एनहांस होते हैं। सो थ्योरी एंड लॉ के बीच ये डिफरेंस है। और यहाँ तक बात है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उतनी ही साइंटिफिक है जितना कि साइंटिफिक कोई भी दूसरा आप साइंटिफिक थ्योरी या लॉ कह दें। मसलन जर्म थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, या किसी भी आप साइंटिफिक थ्योरी या किसी भी साइंटिफिक लॉ के बारे में बोल दें, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी उतनी ही साइंटिफिक है। बिकॉज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिए हमें मल्टीपल लाइन ऑफ एविडेंसेस मिलते हैं, और वो सभी जो है एक ही तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, वो सब के एंसेस्टर जो है एक मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसको कहा जाता है LUCA, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। तो वो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर जो कि करीब 3.5 अरब साल पहले था, या कई लोग कहते हैं 4 अरब साल पहले,
तो वहीं से जो है सारी लाइफ अर्थ पे उसी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से फैली है। मसलन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन द 1850s, तो उस टाइम जो है डीएनए का कोई तस्वुर नहीं था। डीएनए जो है काफी बाद में इसको डिस्कवर किया गया, बट डीएनए की डिस्कवरी ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। और लाइक सबसे कंक्लूसिव एविडेंस आज की डेट में अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का है तो वो डीएनए से ही हमें मिलता है कि ह्यूमन और चिंपैंजी का डीएनए वो सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद जो है ह्यूमन एंड गोरिल्ला, उसके बाद ह्यूमन एंड ओरंगुटैन। तो ये मतलब इसने बहुत हद तक लाइक ऑलमोस्ट कंक्लूसिवली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सच साबित कर दिया। बट सिर्फ यही नहीं है, इसमें और भी कई सारी चीजें हैं। मसलन फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स भी उसी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। अगर आप कोई मॉडर्न ह्यूमन का फॉसिल दिखा दे कि जी 2 अरब साल पुराना हमें फॉसिल मिल गया है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का, कि आज जैसा ह्यूमन बीइंग होता है वैसा ही फॉसिल हमें मिला है और वो 2 अरब साल पुराना है, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो फॉल्सिफाई हो जाएगी। बट ऐसा आज तक नहीं हुआ है। उस टाइम के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो काफी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो ये भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रूव करते हैं। इसके बाद जो ह्यूमन और चिंपैंजी का लाइक स्केलेटन है वो भी इस तरफ पॉइंट आउट करता है कि ह्यूमन एंड चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर था। जी, तो ये तो मेरी पहली बात हो गई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है उसके बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि मतलब एक सेल से हम निकले, जबकि ऐसी बात नहीं है। एक सेल से सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। ये माना जाता है कि वो लाइक दे वर लाइक ग्रुप ऑफ सेल्स, तो कोई एक सेल नहीं था, कई सारे सेल थे जिनसे जो है हम लोग आज की डेट में यहाँ तक पहुंचे हैं थ्रू एवोल्यूशन। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जी ह्यूमन एंड चिंपैंजी के अगर एंसेस्टर्स एक थे तो फिर सारे चिंपैंजी ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं बने। एक ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन पेश किया जाता है। तो ये फिर दिखाता है कि किस हद तक जहालत है साइंस के की जब बात आती है और एवोल्यूशन की बात आती है, तो सारे इसका आंसर ये है कि सबसे पहली बात कि इंसान जो है वो चिंपैंजी से नहीं निकला है। इंसान और चिंपैंजी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से निकले हैं तो जो कि न कि इंसान था और न ही वो चिंपैंजी था। So that organism, that creature was neither human nor chimpanzee. So ये मेरा पहला पॉइंट है। और सारे चिंपैंजी इंसान इसीलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है। एवोल्यूशन डज नॉट वर्क लाइक दिस। एवोल्यूशन का मतलब जो आप में ट्रेट्स डेवलप होते हैं वो सिर्फ आपके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप होते हैं कि किन ट्रेट्स से जो है आपका सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंश्योर होगा और रिप्रोडक्शन की आपकी स्पीसीज कितनी ज्यादा बढ़े। तो एवोल्यूशन ऐसे वर्क करता है। एवोल्यूशन ऐसे वर्क नहीं करता कि किस मतलब ट्रेट से जानवर ज्यादा इंटेलिजेंट या मतलब ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। जी शकील साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि एक एक बड़ा एतराज जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे यही होता है कि बंदर अभी तक बंदर क्यों हैं, कि इंसान जो है अगर बंदर से इवॉल्व हुआ तो व्हाई डू वी हैव मंकीज। तो इसका जवाब पार्शली तो आपने दिया है, मजीद क्या कहेंगे इस पे। और आपको पता है कि हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हैं शेर अली, उनको कुछ साल पहले डिप्टी कमिश्नर के डीसी के ऑफिस में मौलवियों ने बुलवाया और उनको उनसे माफी मंगवाई कि मैं गलत चीजें पढ़ाता रहा। तो क्या इंडिया में भी इस तरह की एक अपोजिशन है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से रिलीजियस लोगों में, या वहां पे लोग न्यूट्रल हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है ये आपका वो एक डिफरेंट सफियर है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि रिलीजन का सफियर और है, साइंस का सफियर और है, उनको मिलाना नहीं चाहिए। तो इंडिया में क्या एटीट्यूड है इस हवाले से? जी, पहला तो आपका सवाल है कि जो मतलब इंसान अगर बंदर से आए तो सारे बंदर वो इंसान क्यों नहीं बने। तो ये एक्चुअली सवाल ही गलत है। इंसान पहली बात बंदर से नहीं आया है। इंसान एक ऐसे क्रिएचर से आया है जो कि ना इंसान था और ना ही बंदर था, और उसी के डिसेंडेंट्स हम सब हैं। तो इंसान भी उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं और बंदर भी उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। और कॉमन एंसेस्ट्री का जी सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो डीएनए में ही आता है कि इंसान और चिंपैंजी के जो क्रोमोसोम्स हैं अगर उनको आप मैच करेंगे तो इंसान में आपको 23 पेयर्स जो है देखने को मिलते हैं और चिंपैंजी में आपको 24 पेयर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें इंसान का जो एक क्रोमोसोम है वो एक्चुअली चिंपैंजी के
2 क्रोमोसोम्स के फ्यूजन से बना है। और ये जो है बहुत ही कंक्लूसिव एविडेंस है इंसान और चिंपैंजी के कॉमन एंसेस्ट्री का। जी, आपने कहा दूसरा सवाल कि मतलब ऐसे हाँ, कई लोग हैं जो कि इस तरह का तसव्वुर रखते हैं। और मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बार ज्ञानी ज़ैल सिंह ने कहा था कि अगर मतलब इंसान, पंजाबी में कहा था कि इंसान बंदर तो आया तो तोता कित्थों आया, कि अगर इंसान बंदर से आया तो फिर तोता कहाँ से आया। तो इसका काफी मजाक उड़ाया गया था और काफी उस टाइम की, ये 70s की बात है, तो उस टाइम पे मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में इस बात की काफी जो है हंसी उड़ाई गई थी कि ज्ञानी जी को जो है इन चीजों पर नहीं बोलना चाहिए और अपने आप को पॉलिटिक्स तक ही कन्फाइन रखना चाहिए। सो लाइक आई डोंट सी कि इंडिया में ऐसा कोई मतलब वेहमेंट ऑपोजिशन है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिए, और पब्लिकली भी ऐसे कोई इसके अगेंस्ट नहीं बोलता है। जी। अच्छा ऋषि, ये बताइए कि कार्ल पॉपर जो प्रोफेसर थे फिलोसफी के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उनका बड़ा मशहूर आर्ग्यूमेंट है कि थ्योरी जो है ना, इन ऑर्डर टू बी वैलिड इट हैज टू बी फाल्सिफाइएबल। आपने भी उसकी तरफ इशारा किया। तो मतलब अगरचे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है अभी तक फाल्सिफाइड नहीं हुई, लेकिन थ्योरेटिकली आपको मानना पड़ता है कि एनी थ्योरी कैन बी फाल्सिफाइड। और दूसरा जो है ना, आपने ये बात की कि कुछ लॉज भी ऐसे हैं विच हैव प्रूवन रॉन्ग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, लॉज जो है ना, लॉज इटर्नल होते हैं साइंस के। तो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं ऐसे लॉज की विच हैव प्रूवन रॉन्ग? जी, आपने पहली बात कही फॉल्सिफाइबल, तो ये काफी मतलब जरूरी है इस बात को समझना कि फॉल्सिफाइबल का मतलब क्या होता है। देखिए, साइंस में किसी भी मतलब आप कुछ भी कोई थ्योरी पेश करें या कोई लॉ पेश करें तो उसको 2 क्राइटेरिया पे खरा उतरना पड़ता है, एक है टेस्टेबल और एक है फॉल्सिफाइबल। तो टेस्टेबल का मतलब ये होता है कि मसलन मैंने कहा कि पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो जो है ये टेस्टेबल भी है कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप इसको 100 डिग्री पर बॉयल करके दिखा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टेस्टेबिलिटी। और फॉल्सिफाइबिलिटी ये होती है कि अगर आप उसको 90 डिग्री पे बॉयल करके दिखा दें तो जो है ये स्टेटमेंट फॉल्सिफाई हो जाएगा कि वो 100 डिग्री पर बॉयल होता है। तो इसीलिए जो है इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। हाँ, अगर जैसे कोई ये दावा करे कि गॉड का एग्जिस्टेंस है या मतलब स्पिरिट्स का या घोस्ट का एग्जिस्टेंस है, तो इस चीज को नहीं तो मतलब टेस्ट किया जा सकता है लैब में और नहीं इसको फॉल्सिफाई किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई इस तरह के क्लेम्स को साइंटिफिक क्लेम नहीं माना जाता है। इस तरह के क्लेम्स मेटाफिजिकल क्लेम्स में आते हैं, तो इनकी साइंटिफिक कोई भी स्टेटस नहीं है। और जहां तक आपने लॉज की बात की, तो बहुत सारे लॉज हैं जो कि फॉल्सिफाई हो चुके हैं, जो कि 100% हर सिचुएशन में एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि मसलन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसको जो है मतलब कई सारे फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन कर सकती थी, तो इसीलिए फिर आइंस्टाइन ने अपनी जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी, और क्या बोलते हैं कैलोरिक थ्योरी, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो कि फॉल्सिफाई हो चुके हैं और जो कि 100% एक्यूरेट नहीं है। कई कंडीशंस में वो लॉज गलत साबित हो चुके हैं। तो जो है ये डिफरेंस है लॉ और थ्योरी के बीच, और दोनों ही फॉल्सिफाई हो चुके हैं। इसीलिए ये कहना कि कोई भी लॉ फॉल्सिफाई नहीं होता है एंड इट इज इटर्नल, ये दिखाता है कि साइंस के बारे में उस इंसान को जरा सा भी नॉलेज नहीं है। जी। अच्छा ऋषि, अब हम बात करते हैं बिग बैंग की। बिग बैंग, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये 1927 में ये थ्योरी दी गई थी। और वो बेल्जियम से ताल्लुक था जिन्होंने ये थ्योरी दी, एंड ही वाज अ कैथोलिक प्रीस्ट। और डार्विन जो थे, डार्विन भी सुना है कि बहुत मजहबी आदमी थे शुरू में। इज दैट जी। ट्रू? जी, डार्विन काफी मजहबी थे और एंड तक में भी ही डिड नॉट बिकम एन एथियस्ट, कि वो पूरी तरह से एथियस्ट नहीं हुए थे एंड तक भी। और लाइक कह सकते हैं कि उनकी पोजीशन एग्नोस्टिक की थी, और उन्होंने पूरी तरह से रिलीजन को नहीं नकारा था। जी। जहां तक बात है बिग बैंग की, तो बिग बैंग सिंपल सा एक फिनोमेना जो कि एब्जॉर्ब करते हैं साइंटिस्ट, कि जो है यूनिवर्स इटसेल्फ इज एक्सपैंडिंग, कि स्पेस जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। सो और वो एक फिक्स रेट से एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर हम टाइम में पीछे जाते जाएं तो यूनिवर्स हमें श्रिंक होता हुआ जो है वो समझ में आएगा। और फिर अगर हम 13 करीब पौने 14 अरब साल पहले 13.8 बिलियन ईयर्स पहले पहुंच जाए, तो यूनिवर्स जो है वो बहुत ही मतलब
और डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, तो वो एक सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएगा और वो सिंगुलैरिटी पे टेम्परेचर एंड डेंसिटी वो इनफाइनाइट हो जाती हैं। अच्छा, इनफाइनाइट से भी जो है लोग गलत समझते हैं कि इनफाइनाइट का मतलब ये समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा नंबर वो इनफाइनाइट होता है, जबकि साइंस में ऐसे वर्क नहीं करता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनडिफाइंड। बड़ा नंबर जो है वो इनफाइनाइट नहीं होता है, क्योंकि मसलन अगर आप कोई भी नंबर बोलेंगे, कितने बड़े से बड़ा नंबर भी, वो स्टिल एक फाइनाइट नंबर होगा, क्योंकि वो जीरो से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है। सो इन्फिनिटी सिंपली मीन्स कि अनडिफाइंड, की मतलब उस पॉइंट पे जाके हमारी जो आज की फिजिक्स है वो इक्वेशंस और वो लॉज जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए और इसके लिए जो टर्म दिया जाता है कि वो उस टाइम जो यूनिवर्स हमारा वो प्लांक लेंथ के बराबर था, और जो प्लांक टाइम है वो प्लांक टाइम 10⁻⁻43 सेकेंड्स लगभग इतना था। तो यूनिवर्स के स्टार्टिंग में 10⁻⁻33 सेकेंड -43 सेकेंड्स इतने टाइम में क्या हुआ, ये चीज अभी साइंस नहीं बता सकती है, क्योंकि हम फिर वही इनफाइनाइट डेंसिटी एंड इनफाइनाइट प्रेशर वाले उसमें चले जाते हैं। तो इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आवर लाइक करंट फिजिक्स ब्रेक्स डाउन, क्योंकि दो मतलब लाइक मेन फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक होती है ग्रेविटी और एक होती है लाइक क्वांटम इफेक्ट्स। तो एक ग्रेविटी के इफेक्ट्स होते हैं और एक क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं। बट उस टाइम तक यूनिवर्स का साइज इतना छोटा हो जाता है कि ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और क्वांटम इफेक्ट्स तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही। तो एक यूनिफाइड थ्योरी पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जिसको कहा जाता है क्वांटम ग्रेविटी। तो जब हमें क्वांटम ग्रेविटी मिल जाएगी तब हम प्लांक टाइम में क्या हुआ, जो भी एकदम स्टार्टिंग का टाइम था यूनिवर्स का, उसमें क्या हुआ, तब हम और ज्यादा सर्टेनिटी से कह सकेंगे। जी अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और बिग बैंग पे देयर इज अ ब्रॉड कंसेंसस अमंग साइंटिस्ट्स। जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनमें कोई सीरियस डिसएग्रीमेंट नहीं है। विल दैट बी अ करेक्ट स्टेटमेंट टू मेक? यस, काफी हद तक आप सही बोल रहे हैं कि ये एक कंसेंसस है। बट इसको भी जो है कुछ लाइक प्रोपेगेंडिस्ट लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि सारे एवोल्यूशनिस्ट वो डार्विनियन एवोल्यूशन पे मुत्तफिक नहीं है, वो डार्विनियन एवोल्यूशन से डिसएग्री करते हैं। तो जी, ये बात सच है कि सारे एवोल्यूशनिस्ट वो डार्विनियन एवोल्यूशन पे 100% एग्री नहीं करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्रिएशनिस्ट हैं और वो मतलब एडम एंड ईव को मानते हैं। वो उसके जो है मतलब मैकेनिज्म और उससे मतलब माइनर जो है वो ओपिनियन उनका डिफरेंट है कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई दूसरा फ्रेमवर्क है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में कोई भी सीरियस एवोल्यूशनिस्ट, बायोलॉजिस्ट और कोई भी सीरियस कॉस्मोलॉजिस्ट वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और बिग बैंग से कुछ रेडिकली डिफरेंट व्यू रखता है। दुनिया के टॉप 10 बायोलॉजिस्ट को अगर आप एक जगह पे इकट्ठे कर लें, तो क्या उनमें से 10 के 10 ब्रॉडली एग्री करेंगे कि डार्विन की जो थ्योरी है, उसका जो फ्रेमवर्क है वो दुरुस्त है? या 8 होंगे या 9 होंगे? क्या आपके ख्याल में क्या होगा परसेंटेज? जी 10 नहीं, आप टॉप 10,000 को ले लीजिए, तो आई थिंक 10,000 में 10,000 ब्रॉडली दे विल एग्री विद द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हम्म। आप 10 क्यों ले रहे हैं, आप टॉप हम्म। 10,000 ले लीजिए, दे विल ब्रॉडली एग्री विद द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इसको कह सकते हैं इट इज नियरली सेटल्ड, और कोई भी हम्म। दूसरा एक्सप्लेनेशन लाइफ की डाइवर्सिटी को और लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। आप चाहे मतलब कुछ भी कह दें कि मतलब ये ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है, ये सब जो है लोगों को बरगलाने के लिए कहा जाता है कि जी थ्योरी है और इसका कोई प्रूफ नहीं है। और अच्छा हाँ, ये भी कहा जाता है कि इसका मतलब ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, थ्योरी ऑफ मतलब एवोल्यूशन होते हुए हमें कहाँ दिखता है। इसके बारे में भी कई लोग बातें करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड यू कैन ऑब्जर्व इट इन रियल टाइम। अगर आप कोई भी इवन सिंपल सी भी लैब में जाएंगे तो वहां पर यू कैन ऑब्जर्व एवोल्यूशन जो फ्रूट फ्लाइज में होता हुआ, कीड़ा मकोड़ों में होता हुआ आप, और प्लांट्स में आप एवोल्यूशन होता हुआ, स्पीसीएशन होते हुआ, लाइक डिफरेंट स्पीसीज, न्यू स्पीसीज बनते हुए आप जो है इन रियल टाइम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो ये बात भी गलत है कि अच्छा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि माइक्रो एवोल्यूशन तो होता है पर मैक्रो एवोल्यूशन नहीं होता है। माइक्रो एवोल्यूशन क्या, कि मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म के जो है मतलब बॉडी में कुछ ट्रेट्स डेवलप हो जाए, तो ये तो होता है, पर एक नई स्पीसीज बन जाए ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज भी पूरी तरह से गलत है, और आप दोनों माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन को रियल टाइम में लैब इन्वायरमेंट में होता हुआ देख सकते हैं, फ्रूट फ्लाइज में, इंसेक्ट्स में एंड प्लांट्स में। जी, पर हाँ, ये बात है कि आप इंसानों में होता हुआ नहीं देख सकते हैं इसको रियल टाइम में लैब इन्वायरमेंट में। आप मैमल्स में होता हुआ नहीं देख सकते हैं रियल टाइम में लैब इन्वायरमेंट में। क्यों? बिकॉज इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स कि उनमें जो है स्पीसीएशन हो, और उनमें जो है रेडिकली इतने ज्यादा ट्रेड्स डिफरेंट डेवलप हो जाए कि एक नई स्पीसी वो वजूद में आ जाए। जी अच्छा ऋषि, एक तो ये बताइएगा कि इंटेलिजेंट डिजाइन की भी बहुत बात होती है इसमें, उस पर रोशनी डालिएगा। जी, इंटेलिजेंट डिजाइन के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इट इज कंप्लीटली बोगस एंड इट इज अ स्यूडो साइंस एक्चुअली। क्योंकि इंटेलिजेंट डिजाइन ये कहता है कि ये यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है कि मतलब साइंस जो है इसको कई सारी चीजें इसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहीं पर गॉड ऑफ द गैप्स का भी आता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मिस्टीरियस है या जादुई है, या मतलब वो इतनी वेल प्लान्ड है कि उनके पीछे कोई जो है इंटेलिजेंट डिजाइनर है। तो ये भी स्यूडो साइंस में आता है, क्योंकि पहली बात, आप इंटेलिजेंट डिजाइनर है या इंटेलिजेंट बीइंग है या माइंड है, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है दिस इज स्यूडो साइंस। और दूसरी बात यह है कि कल तक जिन चीजों को मिस्टीरियस माना जाता था, आज साइंस कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल कि वो साइंटिफिक फिनोमेना की वजह से हो रही है, और उसके पीछे कोई भी इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है। मसलन पहले हजारों साल पहले ट्राइबल्स मानते थे कि जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग, वो पीछे गॉड है, या बारिश हो रही है उसके पीछे गॉड है, या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। बट ये भी फॉल्सिफाई हो चुका है, और मतलब साइंस कैन वेरी वेल एक्सप्लेन लाइटनिंग। जी, बीमारियों का फैलना, ये माना जाता था कि ये गॉड की तरफ से अजाब है या इस तरह की चीजें हैं। सो जर्म थ्योरी ने इसको डिसप्रूव कर दिया है, और बिजली का कड़कना और बारिश क्यों होती है और इन सब चीजों को जो है लाइक साइंस कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल। तो इंटेलिजेंट डिजाइन ये पूरी तरह से स्यूडो साइंस है, और इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तक साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं कर पाएगा। और ये मानना कि उसके पीछे कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर है, अच्छा हाँ, इंटेलिजेंट डिजाइन अगेन ये फिर आप गॉड की एक डेफिनेशन दे रहे हैं, और जिसको स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था अपनी आखिरी बुक में कि यूनिवर्स जो है, आप लगभग इसकी हर चीज को साइंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड यूनिवर्स इट फंक्शंस थ्रू द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिकल लॉज। हाँ, पर अगर आप ये कहते हैं कि फिजिकल लॉज देने वाला गॉड है, तो दिस इज एक्चुअली अ डेफिनेशन ऑफ गॉड एंड नॉट इट्स प्रूफ। तो आप सिर्फ जो है गॉड की डेफिनेशन दे रहे हैं, आप उसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के जो क्रिएशनिस्ट और इस तरह के जो मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने वाले प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं, तो ये लोग जो है सिर्फ रेटोरिक पर चलते हैं, और ये लोग सिर्फ डेफिनेशंस देते हैं और क्लेम्स करते हैं कि नहीं जी ऐसा है, नहीं जी वैसा है। जबकि लगभग हर चीज को इस यूनिवर्स की वो साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है, और साइंटिफिकली उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और जिन चीजों का अभी तक नहीं दिया गया है उन पर काम चल रहा है, एंड होपफुली फ्यूचर में हमें और ज्यादा चीजों के बारे में पता चलेगा। तो साइंस वर्क्स लाइक दिस। तो इंटेलिजेंट डिजाइन इट्स अ कंप्लीटली बोगस आइडिया, मैक्रो एवोल्यूशन इज अ फैक्ट, स्पीसीएशन इज अ फैक्ट, हम सभी जो है LUCA, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, इट्स अ फैक्ट। ह्यूमन चिंपैंजी कॉमन एंसेस्ट्री इज अ फैक्ट। तो ये हर चीज को जो है इसके पीछे मल्टीपल लाइन ऑफ एविडेंसेस है, और जो भी इसके कॉन्ट्ररी बात करता है वो या तो सच में स्टूपिड है, या फिर जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सो इधर ही इज स्टूपिड और ही इज डिसऑनेस्ट। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? मैं जी कंक्लूडिंग थॉट्स में एक बात और ऐड करना चाहूंगा एवोल्यूशन के बारे में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एवोल्यूशन वो इमोरल बिहेवियर को प्रमोट करता है, वो रेसिज्म को प्रमोट करता है, वो जी यूजेनिक्स और जो है इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि
ये एक्चुअली एवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, इस तरह की चीजें, एंड दिस इज कॉल्ड सोशल डार्विनिज्म। तो सोशल डार्विनिज्म ये थ्योरी ये बताती है कि जो सबसे ज्यादा जो मतलब इंसान कैपेबल है वो दूसरे इंसान को दबा सकता है। सो सोशल डार्विनिज्म इज एक्चुअली स्यूडो साइंस एंड इट इज थोरली डिबंक्ड एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ रियल एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। सो जो लोग अगेन मैं कहूंगा कि डिसऑनेस्ट होते हैं या बेवकूफ होते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता एवोल्यूशन, वो ये कहते हैं कि मतलब एवोल्यूशन इमोरल चीजों को प्रमोट करता है और वो जेनोसाइड और रेसिज्म और इन सब चीजों को प्रमोट करता है, बट इसका एवोल्यूशन से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसका रेसिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को और उसको जो है यूज करके अपनी रेसिस्ट थ्योरी को प्रमोट किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो रेसिज्म को प्रमोट करती है। जी थैंक यू वेरी मच ऋषि। मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंसेस को, व्यूअर्स को ये बातें अच्छी लगेंगी, और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। थैंक यू।